किताबें मुझे पसंद थी, पढ़ना चाहता था, पैसे नहीं होते थे, तो मैंने सोचा ये सबसे अच्छा तरीका है फ्री में किताबें और बेहतरीन किताबें मिलती थी और उनके साथ काम किया। फिर एक टाइम आया जब मैंने रियलाइज किया कि किताबें बेचना और किताबें एंजॉय करना दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगा कि मुझे लिखना है। मैं इस सफर में जो है अगला सोपान जो है उस पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो तब मैं केवल इतना जानता था कि पत्रकार लिखते हैं। तो मैंने जस्ट डायल हुआ करता था उस टाइम पर, जस्ट डायल से नंबर्स निकाले सारे जितने अखबार हैं इंग्लिश के और सबको कॉल किया। तो मैं सेल्समैन था, किताबें बेचता था मैं, तो मुझे कौन मतलब जर्नलिस्ट का जॉब कौन देता मुझे। लेकिन ये ट्राई करते करते मुझे फ्री प्रेस जर्नल के एडिटर ने कहा कि आके मिल लो। तो मैं मिला और इंटरव्यू हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं या डेस्क पे काम करना चाहते हैं। मैंने कहा सर फ्रैंकली मुझे डिफरेंस भी नहीं मालूम, और अगर कोई चीज़ आप दिखाएंगे मुझे कि भाई ये चीज़ है और ऐसी लिखी गई है, मैं बिल्कुल वैसी आपको लिखकर दे दूँगा। तो उन्होंने कहा संडे मैगजीन है, वहाँ पे ओपनिंग है, करना चाहोगे? तो मैं तो बहुत खुश था। तो पत्रकारिता ये कहानी है कि मैं पत्रकार कैसे बना, सेल्स किताबों के सेल्समैन से पत्रकार कैसे बना। उसमें कुछ साल मैंने काम किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो टीचिंग का इंटरेस्ट है, मेरी बुक सेलिंग का एक्सपीरियंस है और एडिटोरियल एक्सपीरियंस है, वो तीनों को कंबाइन करके मैं कुछ काम स्टार्ट करूँ। क्योंकि पत्रकारिता में कुछ सालों बाद मैं बोर हो गया उससे। तो फिर मैंने राइटिंग वर्कशॉप्स, छोटे छोटे राइटिंग वर्कशॉप्स मैंने करना स्टार्ट किया। और मेनली जो लोग, जिन लोगों से मेरा संपर्क रहा, वो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं। कोई मार्केटिंग के एरिया में है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अलग अलग एरियाज में काम करने वाले लोग जो हैं। तो वो फिर पूछने लगे कि भाई किताब अगर लिखनी है तो कैसे लिखनी है, क्या करना है। तो मैं उनको गाइड करने लगा। एक ऐसे पॉइंट पे आया जब किताब तो तैयार हो गई, लेकिन आगे क्या करना है वो मुझे नहीं मालूम था, ना पब्लिशर्स को जानता था ना किसी और को। तो फिर दो सतीश हो गए यहाँ। तो जो पहले सतीश साहब हैं, जो उन्होंने बताया वो करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस सीखा और उसके बाद जो है मैंने वो काम करना मैंने शुरू किया। मैंने बहुत ध्यान से सभी को मैंने सुना। एक एरिया जो अभी तक अछूता रह गया है, अनटच्ड है, वो है रिटेल के डायनामिक्स, रिटेल सेलिंग के डायनामिक्स इंडिया में। और वो ये है, वो हकीकत ये है अभी कि आप देखिए, मैं रहता हूँ विरार में, और विरार से लेके पहला बुक स्टोर जो आता है वो आता है गोरेगांव। मलाड में इन्फिनिटी मॉल है, वहाँ आपको कैल्विन क्लाइन की जीन्स मिल जाएगी। यानी वहाँ आप 10,000, 12,000, 15,000 की जीन्स आपको मिल जाएगी, लेकिन बुक स्टोर नहीं मिलेगा आपको। कहीं कहीं पे अगर कोई मराठी का बुक स्टोर है या कोई एक बोरीवली में चर्च से कनेक्टेड एक बुक स्टोर है छोटा सा, गीता प्रेस गोरखपुर की कहीं गाड़ी आपको खड़ी मिल जाएगी, बुक स्टोर्स नहीं है। और जो रिटेल आउटलेट्स हैं भी वो बंद होते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ मुंबई में 10 के करीब हुआ करते थे पहले, आज वो कंसोलिडेट होकर अब 2 ही रह गए हैं इंग्लिश के। एक प्रकाश है और दूसरा आईबीटी है, ये 2 रह गए। पहले आईबीएच हुआ करता था और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। आईबीटी के 3 यूनिट थे, एक नवी मुंबई की तरफ था, एक साउथ बॉम्बे में था और एक अंधेरी में था। वो तीनों कोलैप्स होकर अंधेरी आ गए हैं, बस एक ही यूनिट रह गया अंधेरी। उनका वर्कफोर्स था 85 का, वो रिड्यूस करके उन्होंने 35 कर दिया। वो सारे गायब हो गए क्योंकि पब्लिशर अब डायरेक्टली बेचना चाहता है। उसकी सोच ये है कि भाई अगर वेबसाइट मैं भी बना सकता हूँ, मेरा नाम है अगर, तो वो पैसा मैं किसी और को क्यों दूँ। तो वो मार्जिन जो पहले देते थे वो भी सफर हो रहा है, वो मार्जिन भी श्रिंक होता जा रहा है। तो जब भी मैं इनसे पूछता हूँ कि किताबें बिक रही हैं, तो कहते हैं किताबें पहले से ज्यादा बिक रही है। मतलब ऐसा हम सोचते हैं कि लीडरशिप घट रही है, इंग्लिश की तो कम से कम घट नहीं रही है, बढ़ रही है, लेकिन बुक स्टोर्स बंद हो रहे हैं एक सिरे से।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ऐसा चेंज है जिसको हमको फैक्टर इन करना पड़ेगा। दूसरा, कोई व्यक्ति कोई भी अगर पहली बार किताब लिखना चाहता है तो मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा कि आप किसी एस्टैब्लिश पब्लिशर के पास जाइए, क्योंकि वो मैन्युस्क्रिप्ट रखेंगे, पांडुलिपि अपने पास रखेंगे, 6 महीने तक आपके पास जवाब नहीं आएगा, ये भी नहीं कहेंगे कि किस स्टेज पर है वो, फिर फाइनली एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट होने के बाद ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि जो आपसे 1000 कॉपियां कही गई हैं वो 1500 छपी है, 2000 छपी है। आपको 10% रॉयल्टी प्रॉमिस करके 6% भी मुश्किल से जो है दिया जाता है, और नंबर्स आपको ट्रस्ट करना है कि वो कहते हैं इतनी बिकी है तो इतनी बिकी है। तो मैं तो कहूँगा कि आप कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, लेकिन कंबाइन ऐसा करिए कि अपने एफर्ट और साथ में प्रोफेशनल लोग हैं जो, क्योंकि कवर डिजाइन आपका मैटर करता है। तो अगर कवर डिजाइन बहुत अच्छा हो वो कैसे होगा भाई, वो जो प्रोफेशनल हैं जिन्होंने आपके पेंगुइन या हार्पर कॉलेज की किताबें डिजाइन की है उनका नाम वहाँ लिखा हुआ है। अगर आज ऑनलाइन अगर आप ढूंढते हैं, लिंक्डइन पे ढूंढते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो भले वो 11,000 या 15,000 या 20,000 रुपये लेते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप खर्च करिए। और एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि एक व्यक्ति ने पेंगुइन से अपनी किताब छापी और वो कॉमेडियन है, और वो कॉमेडियन ने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम उसने सोचा कि मेरे को सेल्फ पब्लिश करनी है, और उसने एक्चुअली सेकेंड टाइम ज्यादा कॉपियां बेची, या कम से कम पेंगुइन जो क्लेम कर रहा था उससे ज्यादा कॉपियां बेची। तो ये कैसे हुआ? ये क्योंकि देखिए अभी मैं भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं, वो जनरली ऐसे लोग हैं जो 400-500 का ऑडियंस एड्रेस करते हैं। अभी मेरे क्लाइंट हैं ब्रिगेडियर सुशील वसीम, उनका टाइम मैनेजमेंट और कीनोट स्पीकर है वो। तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में अक्रॉस द वर्ल्ड उनको इनवाइट किया जाता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो उनकी ऑडियंसेस जो हैं, एक बार वो अगर 500-550 की ऑडियंस एड्रेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट इवेंट में, जहां लोगों की सैलरीज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है या 50,000 के ऊपर है, आपकी किताब 300-400 रुपए की है, तो पहले से वो एक तरीके से आपका पिच हो गया ना, आप स्टेज पे लगाते हैं, फिर वो साइन वगैरह करके आपने बेच लिए, तो आपका मतलब वो उनके लिए स्पेशलाइज। तो ये एक कैटेगरी है जो जिसके लिए ये सेल्फ पब्लिशिंग बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ऐसा है कि प्रकाशन में वैसे भी जोक है कि द ओनली वे टू बिकम रिच थ्रू पब्लिशिंग इज टू मैरी द पब्लिशर्स डॉटर। तो प्रकाशन में अगर आपको पैसा कमाना है तो प्रकाशक की बेटी से शादी कीजिए। अब मुझे नहीं लगता इस कमरे में लगभग प्रकाशक की बेटी से ब्याह करने वाली उम्र जो है लगभग कम लोगों पे और अग्रवाल जी ने घर तो देख ही लिया है, तो मतलब वो पार्ट जो है वो ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं था 35+35। तो वो जो पार्ट है ना कि पब्लिशिंग में पब्लिशिंग का सेल्फ पब्लिशिंग में जब आप जाते हैं तो पहला तो पार्ट ये है कि मैं उन लोगों को एडवाइस करता हूँ, मैं फिक्शन की स्टोरी टेलिंग की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग का भी एक पार्ट आएगा इसमें, कि जैसे अमित खान साहब हैं यहाँ पर, तो देखिए बहुत कम लोग हैं कि जो किताबों से पैसा कमाते हैं। अब अगर आपकी नजर बॉलीवुड पर है तो ये सारा एफर्ट जैसे आपकी एक फिल्म से वो सारा पूरी कसर जो है निकल जाएगी, या कोई अगर कॉर्पोरेट ट्रेनर है तो उसको एक ट्रेनिंग मिलती है, तो एक ट्रेनिंग का इवेंट का उसको 5 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसने जो भी खर्च किया। कई बार ऐसा होता है कि किताब आपकी जब बाहर निकलती है और अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर या पब्लिक व्यक्ति हैं आप, तो कोई पॉडकास्ट के लिए आपको बुलाता है और अच्छा खासा पैसा देता है, इनमें से काफी प्लेटफॉर्म्स पैसा देते हैं। तो पैसे कमाने का तरीका जो है वो किताब छपना नहीं है, ऐसा अगर आप मान लें, और जो आपका कोर काम है केवल लेखनी नहीं करता है, जो केवल साहित्यिक हैं और स्टोरी टेलर हैं तब तो डिफिकल्ट है। लेकिन ये दूसरा जो रास्ता है कि भाई इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वहां से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, और जो पैसा आप पब्लिशर आपसे मांग रहा है या जो बाकी वो आप डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च कीजिए, विजिबिलिटी अपनी बढ़ाइए। अमेज़न पर किताब केवल छाप देना काफी नहीं है,
क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दुकान है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी किताब वहाँ छपती है तो मेरे लिए जो मैं आपका मेरा परिचय नहीं है, आपकी किताब जो है वो 500वें पन्ने पर है, 500 पेज पर है। तो कितनी बार मैं बैठकर 500 पेज स्क्रॉल करता हूँ, नहीं करूँगा मैं। तो आपकी किताब जो है कभी मुझे दिखेगी नहीं। जब दिखेगी ही नहीं तो बिकने का कहाँ सवाल होता है। तो विजिबिलिटी का गेम है, वहाँ भी पैसा स्पेंड करना पड़ता है मार्केटिंग पर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम्प्लीटली सेल्फ पब्लिशिंग पे डिपेंड करते हैं और उनके पास अच्छा खासा पैसा भी है, मार्केटिंग पर भी खर्च करते हैं। वो गणित उनका बैठता है और पैसा कमाते हैं। बहुत जी। बुक माई शो में भी ये होता है, कितने शोज होते हैं लेकिन वहाँ पर आपको अलग से 40,000 रुपये देना होता है, तो आपका पहले दिखेगा शो। बुक माई शो वाली बात जी, वही तो इनका गेम है ना, अमेज़न का हो जाए, उनका यही गेम है कि आप एडवर्टाइजिंग करो। नहीं ठीक है ना, बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे? हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा ईश्वर की मदद तो बहुत पहले से आप ही के आपका पास जो बैठे एड आप रिलीज करते हो, बैठा जब तक हुआ आप है। एडवर्टाइज नहीं करते हो या डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना सोशल प्रोफाइल नहीं बिल्ड करते हो, तो कोई आपका एड देखेगा नहीं, कोई आपका बुक देखेगा नहीं अमेज़न। ये बात बिल्कुल सही है। और उसका रेंज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो 25 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड। खुफचना जी मेहनत तो सब जगह करनी है। यू टू डू लेबर विदाउट लेबर यू कांट गेट। आपका नाम है उस पेज में नहीं तो आपका विजिबिलिटी तो है नहीं ना। नहीं, विजिबिलिटी आपको अपना एसईओ से बनानी पड़ेगी। वो खुद बनानी हो। देखिए अब हमारे बीच अमित खान है जो आज के हाँ जी, स्टार बोलो। राइटर हैं, उपन्यासकार हैं, जो खूब बिकते हैं वो तो और लगेगा 100 से घंटा। अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं। सात और बजे पहली तक पुस्तक उनकी 14 साल की 7 उम्र में बजे। आई थी, तो अब तो शायद उनका भी स्वयं का प्रकाशन है। और हम ये कहते हैं कि ये ऐसे स्टार और रिच राइटर है जिनका लोखंडवाला में ऑफिस है, शानदार ऑफिस है, फ्लैट है, जो कि हिंदी उपन्यासकार के लिए कम सुनने और देखने को मिलता है, लेकिन इनकी एक बड़ी ब्रांडिंग है, बड़ा नाम है अमित खान, तो उनसे जानते हैं उनके अनुभव। अमित जी बधाई हो आपको, आप फिल्में भी लिख रहे हैं, आपकी वेब सीरीज भी आई, वो भी खूब हिट है और बड़े बड़े जो हाउस में आपके स्क्रिप्ट उपन्यास खरीदे जा रहे हैं और आप आने वाले दिनों में फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में इनका ऑफिस का इनॉग्रेशन है, सभी को आप बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। तो जो आपका पहला उपन्यास है वो 14 वर्ष की उम्र में निकला था, तो वो आप कैसे निकला उपन्यास का, मतलब प्रकाशक ने कैसे आपको स्वीकृति दे दी कि ठीक है आपका उपन्यास निकालते हैं, हम चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चूंकि मेरी जितनी उम्र है उससे बड़ी मुझे जर्नी दिखाई देती है राइटर की, चूंकि आज लिखते हुए 35 साल से ज़्यादा हो गए बराबर। और देखने में नहीं लगता 35 साल से ज़्यादा हो गए, और बल्कि छपते हुए हो गए 35 साल से ज़्यादा। और आज की डेट में मार्केटिंग की बहुत बात होती है जो मैं देखता हूँ। जैसे प्रकाशक बहुत हो गए हैं वैसे राइटर भी बहुत हो गए हैं, ये भी गलत बात है। होता क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइटर आने बंद हो जाए या प्रकाशक आने बंद हो जाए, लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जैसे हमारे समय में क्या होता था, छपना बड़ा मुश्किल काम था, नॉवल के बारे में। अच्छा, मेरी जर्नी हालांकि अलग तरह से शुरू हुई। मैंने थोड़ा सा लकी रहा कि मैंने 12 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी, एक न्यूज़पेपर में भेजी और वो प्रिंट हुई। तो 12 साल का बच्चा पहली बार अखबार में अपना नाम देखता है, उसे अच्छा लगा, फिर दूसरी कहानी लिखने के लिए प्रेरित हुआ, क्योंकि दोबारा नाम देखना हुआ। तो वहां से एक सिलसिला चल पड़ा, तो मैं 9th स्टैंडर्ड में तक आते आते मेरी 50-60 कहानियां प्रिंट हो चुकी। तो गाजियाबाद से 2 न्यूज़पेपर निकलते थे, दैनिक हिंद और दैनिक प्रलेखन। तो वहां से मुझसे बोलने लगे कि भाई आप हमारे लिए कुछ नॉवल भी लिखें। तो बेसिकली धारावाहिक छपा थे, तो रास्ता होता है जो बनता चला गया, पानी के साथ बहता चला गया। वो आपने तय कर लिया था कि लेखक ही बनना है? सर, लेखक तो मैं 9th स्टैंडर्ड में बन चुका और पहली कहानी छपने के साथ ही लेखक बन गए? नहीं, बनना अलग बात है। करियर बनाना एक चीज पहली, जैसे हम आज से 20 साल पहले बात बोल रहे हैं, जब हमारे ट्रेड में जो जासूसी उपन्यासों का हमारा फील्ड है,
तो वहां पर जब किसी लेखक के 1-2 किताबें आती थी तो हम प्रकाशक या हमारे कुछ सीनियर राइटर थे तो हम बैठकर किस तरह की चर्चा करते थे, जो मुझे आज भी लगता है कि सही है, कि 1-2 किताब आ जाए तो हम राइटर नहीं बनते थे। तो हम बोलते थे यार 5-10 किताब आ जाए। 2 तरह की चीजें होती हैं उसमें। होता क्या है कि कई बार कोई बहुत टैलेंटेड राइटर भी होता है, लेकिन आप टैलेंटेड हैं, लेकिन मैं बहुत अजीब बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो जाए। जैसे हर आदमी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन नहीं बनता, तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो मैंने खुद अपनी जिंदगी में कितने ऐसे राइटर गायब होते हुए देखे, जो हमें लगता था जब वो शुरू में आया 2, 3, 4, 5 किताबें भी पब्लिश हो गई और हमें लगता था यार ये तो दमदार राइटर है, ये तो छा जाएगा, नहीं छा पाया। रीजन क्या है? अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, फाइनेंस होता है, परिवार होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि पैसा भी एक जिंदगी में बहुत खास रोल प्ले कर रहा होता है और लेखन से एकदम से पैसा आता है। तो जिस वजह से बहुत सारे टैलेंटेड राइटर भी मैंने टूटते हुए देखे, गायब होते हुए देखे, और कई बार ऐसे राइटर भी कामयाब होते हुए देखे जो लगता था ये औसत दर्जे का राइटर है, पता नहीं कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, लेकिन उसके सामने परिस्थितियां कुछ और थी, ऐसे लोग मिल गए। तो और होता क्या है कि जब हम कम टैलेंटेड होते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एक मैं नाम लेकर मिसाल दूं कि जब फूल और कांटे फिल्म रिलीज होती है अजय देवगन की, या सुनील शेट्टी की पहली फिल्म रिलीज होती है, या संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज होती है रॉकी, तो सर हमें तीनों में से कोई बहुत टैलेंटेड नहीं लगा था पहली फिल्म में, तो तीनों की बात कर रहा हूं, लेकिन तीनों के पास वो ताकत थी कि इनको बार बार काम मिलता गया, और जब हमें काम मिलता चला जाता है, जब हम अपने से ज्यादा गुरु लोगों के साथ उठने बैठने लगते हैं, तो सर हम सीखते भी चले जाते कई बार। और कई बार जब हम बहुत टैलेंटेड होते हैं और हमें लगता है कि जब परिवार की भी मुश्किलें हैं, दूसरी भी मुश्किलें हैं, किताब भी वर्क नहीं कर रही है, तो 5-7 किताबों के बाद खुद हमें भी अपने ऊपर डाउट होने लगता है, शक होने लगता है कि हम राइटर हैं या नहीं, कहना करेक्ट में तो नहीं आगे तो टूट जाती। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं, और जहां तक मेरी जो, मैं भटक के थोड़ा अलग ट्रैक पे गया, लेकिन आपने 15 साल वाली जो बात बोली, तो होता क्या है कि इतनी कहानियां लिखने के बाद नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, सब अखबारों में जो भेजते तो छप जाता। तो मेरी 9th स्टैंडर्ड तक, जैसे मैंने बोला, 60-70 कहानियां पब्लिश हो चुकी थी, अखबारों में धारावाहिक छपने लगे थे। उसके बावजूद हमारे टाइम में हमें नाम से छापने के लिए कोई प्रकाशक तैयार नहीं था। तो आप ये समझे कि मैंने डायमंड कॉमिक्स भी बहुत लिख लिए थे, राजे इकबाल, चाचा भतीजा, ताऊजी सीरीज, ये सब 10th स्टैंडर्ड तक आते आते हो गया था बहुत ज्यादा काम। तो उसके बावजूद हमें नाम से छापने वाला आदमी नहीं मिलता था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने घोस्ट राइटिंग शुरू किया। इतना बड़े बड़े अखबारों में लिखने के बाद मैंने दूसरों के नाम से उपन्यास लिखे। मैंने 1-2 उपन्यास नहीं लिखे, सर मैंने 50 से ज्यादा उपन्यास दूसरों के नाम से लिखे। अच्छा, जिसमें जेम्स हेडली चेस के डुप्लीकेट नॉवल थे। तो आज जब मैं देखता हूं किसी ने 1-2 किताब लिखी और फौरन वो चाहे खुद प्रकाशक बन के आ गया या कैसे भी आ गया, तो मुझे तो अब दूसरी चीजें लगती है। मैं बोलता नहीं, आज बोल रहा हूँ फ्लो बैठे हुए, कि कई बार क्या होता है कि आप पहली किताब लिखते हैं, उसमें उतना मंझा हुआपन नहीं होता, और वही किताब आपके मार्केट में आ गई, चूंकि आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में अमेज़न है। सर 3-4-5 किताबों तक आते आते तो आप वैसे खत्म हो जाएंगे, चूंकि आप 3-4-5 किताबों तक आप अधूरे राइटर हैं। आप बार बार आपके पास वो पावर है कि अपने नाम से लेके आ रहे हैं, ऊपर से आप मार्केटिंग की बातें भी कर रहे हैं, पब्लिक तक चीजें पहुंचा रहे हैं। यानी आपने एक तो गलत साबुन बनाया, ऊपर से उसको लक्ष्य की तरह प्रमोट भी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी नाम खराब हो जाएगा। तो मुझे तो आज वो अपना प्लस पॉइंट लगता है कि हमने 50 किताबें दूसरों के नाम से लिख ली। भाई ये तो हमारा प्लस पॉइंट था
हमें जो सजने संवरने का पूरा मौका मिला, अच्छे लेखन की जो बारीकियां सीखने का मौका मिला, वो सब तो हमने उन 50 किताबों में कर डाला। तो मंझे हुए राइटर बन चुके थे जब तक नाम से। अच्छा, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ? चूंकि मैं इंडिया के बहुत बड़े पब्लिशर है हमारे जासूसी उपन्यासों के, राज कॉमिक बुक्स, आपने सुना नाम? करेक्ट। ये सब राज कॉमिक्स, उन्हीं के हम घोस्ट राइटिंग करता था। तो हम सब बड़े ब्रांड में लिखता था, उनके जो ट्रेड नेम होते थे। तो मेरा नाम सब पब्लिशर्स के पास घूमने लगा कि यार ये यंग लड़का है, वो राज बाबू के यहाँ लिखता है, राज बाबू का भी बहुत प्रिय है। तो अब हर प्रकाशक मुझे छापना चाहता था। अब वो मुझे घोस्ट राइटिंग की तो ऑफर दे नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी फॉर एग्जांपल यश चोपड़ा के यहाँ काम कर रहा है, कोई संजय गुप्ता या कोई हैरी ववेजा प्रिंट अगर मुझसे काम कराना चाहेगा तो मुझे यश जी वाली ऑफर तो नहीं देगा ना। करेक्ट। मैं फिर वहां से छोड़ के क्यों आऊंगा? तो मेरे पास ऐसे बहुत ऑफर आने लगे कि हम आपको नाम से छापना चाहते हैं। तो ब्रांडिंग नाम से छपने से पहले बन गई। और जो ये अभी कुछ चर्चा चल रही थी, तो मैं वो सुन रहा था, मुझे अपने पल याद आए कि प्रकाशक हीरो नहीं बनाता सर, उसमें दो पहलू होते हैं, क्योंकि हमने देखे कई जगह अच्छे से। कई बार हमारे जमाने में प्रकाशक हीरो नहीं बनाता। मेरे प्रकाशक थे अरुण जैन, जिन्होंने मुझे नाम से छापना शुरू किया, मेरे ऊपर पैसे लगाए, लाखों लगाए, तब लाखों बहुत बड़े रकम होती थी। और मेरी शुरू की 5 किताबें नहीं चली, फ्लॉप थी। और मैं अरुण जैन को आज तक सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने मुझे जिंदगी में ये नहीं बोला 5 किताबें फ्लॉप, कई लाख का लॉस हो गया था उन्हें 5 किताब। और मेरी मैगजीनों में मनोहर कहानियां और कई जगह पब्लिसिटी करते थे। तो उन्होंने मुझे कभी, अरुण जैन ने ये नहीं बोला मुझे तुम्हारी 5 किताबें नहीं लिखी हैं, मुझे इतना लॉस हो गया है। और जब मेरी पहली किताब भी उन्होंने प्रिंट की तो मैंने लिखी भी नहीं थी किताब, उससे पहले उन्होंने चेक दे दिया फुल अमाउंट। क्या बात है। शायद वो इसके लिए दिया गया क्योंकि मैं पहले से एक बड़े प्रकाशन में वो भरोसा था कि ये आदमी चलेगा, ये चलेगा। क्योंकि मेरी किताबें लाखों के हिसाब से बिकती थी घोस्ट राइटिंग में। तो वो पांचों बोले भी किस उसमें मैं बताऊं, नाम नहीं था इसलिए। तो नाम नहीं था, सही बोल रहे। रीजन क्या है, तो मैंने जब 6ठी किताब लिख रहा था तो मैंने उसका विज्ञापन उन्हें दिया अरुण जैन को। सुनने लायक बड़ा हमारा इंसिडेंट है कि मैंने अरुण जी को मैंने विज्ञापन दिया, तो अरुण जी बोले मुझसे, अरे तुम्हारी जो पहली 5 किताबें हैं, बड़े हिचकिचाते हुए बोले, तो मुझे अंदर लेके गए अपने गोडाउन में, और गोडाउन में लेकर और उन्होंने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे छापने के, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे लिखने। और मेरे पास 3 प्रकाशक थे जिनमें से मैंने उन्हें चुना, क्योंकि मुझे आदमी भले लगते थे और अच्छे प्रकाशक थे। मुझे अंदर अपने गोडाउन में लेके गए और जहां बंडल रखे हुए थे आपकी किताब? मेरी किताब भरे हुए बंडल रखे। वो बड़े हिचकिचाते हुए बोले, बड़े संकोच के साथ बोले कि किताबों के ऑर्डर ही नहीं आ रहे। मैं डर गया, जो सच बात है। अभी इसी प्रभाव में मैं आपको एक बड़े दिल की बात बताऊंगा जो मुझे लगता है सबने माननी चाहिए। अरुण जैन के फादर भी प्रकाशक थे, उनके फादर भी प्रकाशक थे। मेरठ में बहुत बड़ा प्रकाशन संस्थान रहा पहले से, उनके काम करते हैं। क्या प्रकार नाम? जैन फैमिली। मेरठ में जितने भी हैं सब जैन परिवार है, एक ही खानदान। तो जब मैंने लेखन शुरू किया, मैं आपको हिट और फ्लॉप के बीच की बात बता रहा हूँ। जब मैंने लेखन शुरू किया तो अरुण जी ने मुझे बिठाया और मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे लिखो, इस तरह की किताबें लिखो, वो ज्यादा लिखेंगे। तो मुझे ब्रांड बना रहे थे, और वो उनको अनुभव भी मुझसे ज्यादा था। उनकी उम्र तब 50 साल के आसपास थी अरुण जी की, और मेरी उम्र तब 21-22 साल हो चुकी है। तो मुझे उनकी बात माननी भी थी। तो मैंने, जैसे वो मुझे बता रहे थे वैसे अंदाज में मैंने वो 5 किताबें लिखी, अच्छी किताबें लिखी। आज वो सब किताबें लिख नाम बड़ा उस समय नहीं चली। उस समय नहीं, उसका रीजन भी बता, मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं। अब जब वो 5 किताबें, अब उन्होंने मुझे बोला कि किताबें तो नहीं लिखी, तो मैं डर गया। मुझे लगा यार इतनी मुश्किल से कैरियर शुरू हुआ, 50 किताबें घोस्ट राइटिंग की तुमने, अब ये नाम से खेल शुरू हुआ,
ये तो उसी दिन मुझे अपने दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं, मैं तो पैकअप हो गया। तो मैंने अरुण जी को थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैंने कहा सर जहाँ 5 छाते ये और छाते। वेरी गुड। तो अरुण जी ने मुझसे ना का मतलब ही नहीं था, अरुण जी ने बोला नहीं कोई बात नहीं। वाह, क्या विश्वास। और मैं अच्छा, उनके एक चाचा और थे, उनका नाम था राकेश है, वो मुझसे मेरी फील्डिंग किया करते थे उस टाइम के लिए, वो भी बड़े प्रकाशक थे। वो मुझसे बोला करते थे यार तुम अरुण जी को किताब दे रहे हो मुझे नहीं दे रहे, अरुण जी को दे रहे हो मुझे नहीं दे रहे। तो उस दिन मैं घर पहुंचा, मैंने 2 काम किए। मैंने सबसे पहले तो राकेश जी को फोन किया, मैंने कहा सर किताब आपको दे देगा। मैंने कहा इससे पहले बात मार्केट में फैले कि किताबें नहीं बिक रही। तो मैंने राकेश जी को फोन किया, राकेश जी खुश हुए, मैं उनके पब्लिकेशन में आ गया। मैं 2 महीने में एक किताब लिखा करता था। मैं जो 6ठी किताब लिख रहा था सर, उसके मैंने 50-60 पेज लिख लिए थे। मैंने उस दिन वो 50-60 पेज उठाकर ऊपर रख दिए। मैं हमेशा ये सोचा करता था, ये किताबें लिखता था कि यार अरुण जी जो बोल रहे हैं बड़ा कुछ। तो एक मेरा दिल बोलता था कि किताब ये लिखनी चाहिए, किताब ये, मैं वो नहीं लिखता था, मैं अरुण जी के कहने से लिखता था। उस दिन मैंने एक काम किया, हारना है ना तो सारे एफर्ट करके हारना है। तो जो मेरा दिल बोलता था, 2 किताबें थी, 2 सब्जेक्ट थे मेरे माइंड में। आप ही समझो एक डरा हुआ आदमी, और 2 महीने में जो पहले एक किताब लिखता था, मेरे मन में डर आ गया कि मार्केट में खबर फैल ना जाए। तो मैंने उस बार 2 महीने में 2 किताबें लिखी। 2 महीने में 2 किताबें लिखी, यानी स्पीड कितनी ज्यादा थी मैं ये बोल रहा हूं। लेकिन वो 2 किताबें वो लिखी जो मैं लिखना चाहता था, क्योंकि एक मैंने राकेश जैन को देनी थी, एक अरुण जैन को देनी थी। कवर हमारे पहले से छप जाते थे, ऐड वगैरह सब वो पहले से शुरू हो जाते। तो मैंने राकेश जैन को भी पब्लिसिटी दे दिया था, अरुण जी को भी दे दी थी पब्लिसिटी। सेट में उनकी अनाउंस हो गई थी किताबें, तो हमारे जाती वो सीधे प्रेस में जाती थी किताबें। तो मैंने फौरन स्पीड के साथ 2 किताबें लिखी, दोनों एक राकेश जी को दी, एक अरुण जी को दी, और सिर्फ 1 लाइन में खत्म होना। दोनों किताबें आई, और उसके बाद अरुण जी की बेटी की शादी थी। सर मैं 21-22 साल का होता हूँ, उस शादी में एंटर होता हूँ। हमारे जितने सीनियर राइटर थे, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, सब उस शादी में थे। राज भारती, सबसे यंग लड़का मैं था। दोनों किताबें सुधारित हो चुकी। वाह। और उस दिन जब मैं उस पार्टी में एंटर हुआ हूँ, मैंने लोगों की आंखों में देख लिया था कि मेरा खेल शुरू हो चुका है। आधे से ज्यादा लोगों ने किताबें पढ़ ली थी, और जिस तरह से वो आगे बढ़ते राइटर बातें कर रहे थे, तो गेम ऑन था। क्या नाम था सर किताबों? किताब एक का नाम था बिच्छू का खेल, जिसपे अभी एकता कपूर ने वेब सीरीज भी बनाई, अच्छा अच्छा। और एक का नाम था मिस्टर सिंह। सर नाम में कुछ नहीं रखा, खेल चलता हो सारा। देखो ये बात कर, जो क्रिएटिव काम है, जैसे एक डायरेक्टर जो फिल्म बना रहा है, तो जादू उसके आंखों में होना चाहिए। उसके तो एक राइटर, एक्टर, वो सब हाशिए पे होते हैं यहाँ पे, इसीलिए होते हैं क्योंकि काम वो कर रहा है। तो उसे जो उसका कन्विक्शन होगा, करेक्ट। उस अगर हमें कितनी बार लगता था, हम किसी को सब्जेक्ट सुनाते थे, हमें तो सामने वाला बोलता था नहीं इसमें दम नहीं है, तो कई बार 1 लाइन में दम नहीं होता। लेकिन 250 पेज के खेल में ऐसा कमाल खेल होता है, जब आप लोग पढ़ते थे तो लगता था यार कमाल हो गया। कितनी बार जो 100 से ज्यादा कहानियां जब लिखी, उपन्यास लिखे, तो हर बार हमारे पास कोई कमाल सब्जेक्ट नहीं था जो आदमी बोले कि 100 के 100 सब्जेक्ट कमाल है। हम बहुत स्पीड से काम किया मैंने 10-15 साल। तो होता क्या था, हमारे पास प्रकाशकों की भीड़ होती थी। अभी इस प्रकाशक को अनाउंस कर दिया है, किताब दे दी है, फिर दूसरा प्रकाशक लाइन में है, उसको भी एक नाम दे दिया है, फिर वो तीसरा बोल रहा है कि अरे मेरे तो सब्जेक्ट वो जाना है कवर का, क्योंकि 4 कवर एक साथ प्रिंट होते थे ऑफसेट पर। तो उसने हमारे पास डिमांड आ गई है कि भाई तुम जल्दी से कवर दो, मेरे तो कवर प्रिंट होने जाना है। क्या बात अब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि दिमाग तो उसमें है ना, जो लिख रहे हैं, माइंड तो आपको उस कहानी में होता है ना। कितनी बार ऐसा किया, हमने नाम भी अनाउंस कर दिया, फिर वो बोलता था इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट नोट भी दे दो, कहानी नहीं।
पहले से कॉन्सेप्ट नोट भी दिया है। अच्छा, पहले ही दे दिया। कई किताबें हैं, सारी किताबें ऐसी हैं, 8-10 किताबें ऐसी हैं, कॉन्सेप्ट नोट भी दे दिया। और जब वो किताब आई तो जो फैन मेल्स आते थे तब 15-15 पैसे की चिट्ठियां आती थी, देश के कोने कोने भर भर के आती थी, वो भी एक जमाना था। भर भर के आती थी। इनलैंड लेटर, हाँ, पोस्ट इंग्लैंड लेटर भी आते थे देश के। और जो लोग फिर तारीफ करते थे, तो कई बार होता क्या है, अब हमें लगता है जब हम समझ गए सारी चीजें, तो कहानी जैसे एक फिल्म होती है ना, आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने गए, आप देख के बाहर निकले, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर उसकी जब कहानी सुनाना मुझे, आप कहानी नहीं सुना पाओगे। मैं बोलूँ हम आपके हेडफोन की जगह कहानी सुना दो, आप नहीं सुना पाओगे। मैं बोलूँ अच्छा दबन की कहानी सुना, नहीं सुना पाओगे। है क्या जो 100 करोड़ से ज्यादा बड़ा बिजनेस करती हैं फिल्में या कहानियां, सर उनमें कभी बहुत कमाल कहानियां नहीं होती, प्रेजेंटेशन होता है। और जिन लोगों के पास बहुत कमाल कहानियां होती हैं, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, उनकी फिल्में छोटी बनती हैं। कोई अनुराग कश्यप होता है, कोई राम गोपाल वर्मा होता है, वो कभी राज कपूर नहीं होता, वो कभी यश चोपड़ा नहीं होता आसानी से। समझिए सिर्फ एक ही फिल्म है जिसका नाम है शोले, जिसमें कहानी भी थी और बहुत बड़ी थी। तो असली चीज होती है जादू। जैसे हमारे एक लेखक थे, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा, पता नहीं कितने लोगों ने नाम सुना नहीं सुना, चमेली की शादी उन्हीं की उपन्यास पर। तो मुझसे हमेशा ये एक लाइन बोला करते थे, तो देखो जिसके पास कहानियां होती वो लेखक नहीं होता है। ओम प्रकाश शर्मा बोलता है क्या बात कर रहे हो आप कौन सी, देखो लेखक का मतलब है जादूगर। तुम्हारे अंदर वो जादू होना चाहिए, तुम्हारे अल्फाजों में वो जादू होना चाहिए, तुम्हारे शब्दों में वो जादू होना चाहिए कि तुम कुछ भी लिखो आदमी पढ़े और वाह करे। शैली मतलब शैली उसको, हाँ, उसकी भाषा शैली का खेल होना चाहिए, क्योंकि असली खेल भाषा शैली है। क्योंकि कहानियां तो 2, 4, 5, 10 होंगी, कितने दिन तुम्हारा साथ देंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। आचार्य रजनीश की, हाँ, तो आज असली खेल तो आपकी भाषा शैली है कि जो लंबे टाइम तक आपका साथ देगी। तो वही सिनेमा भी है, अगर आप सच बात पूछें, प्रैक्टिकल बात कि राइटर वही होते हैं, लेकिन एक कमाल डायरेक्टर होता है, कुछ हीरो कमाल होते हैं, जादू स्क्रीन पे आता है, तो बहुत बड़ा गेम होता है। यार मैं फ्लो में अलग नहीं, ये बात बहुत- सही है, बहुत बढ़िया बात, कहानी बहुत कमाल। मतलब अगर 140 करोड़ की आबादी है तो हर आदमी ये कहता है यार मेरे पास ऐसी कहानी है कि वो धूम मचा देगी। लेकिन जो प्रेजेंटेशन 4 लाइन की होती है, लेकिन जब उसको 400 लाइनें लिखना होता है नहीं लिख पाता। सब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। मैं जब बॉम्बे में आया तो गौतम अधिकारी जी हैं, थ्रिलर के कमाल रहे, तो मैंने उनके काफी एपिसोड भी लिखे। फिर मेरा टीवी से मन उछड़ गया, तो मैंने बालाजी सब के लिए काम किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे बहुत बड़े प्रोड्यूसर से मुलाकात, तो वो मुझसे क्या कहते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर कम बिजनेसमैन ज्यादा है, नाम नहीं ले रहा हूं, बड़ा नाम। तो मुझसे उन्होंने बोला कि देखो कहानी कैसे सुनाई जाती है मैं बता रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंट थे, पैसा बहुत था, मैंने क्या सुनाइए। उन्होंने 4 लाइन में मुझे कहानी सुनाई, जो वाकई 4 लाइन में कमाल थी। 4 लाइन, मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ, 4 लाइन में कमाल। मैंने उनको बोला सर इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया क्या? बोले नहीं लिखा जा रहा। मैंने कहा जिस दिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप 2 घंटे में ये कहानी सुनाए और सामने वाले वाह करे, उस दिन करेक्ट कहानी होगी। और बाद में वो फिल्म बनी, फिल्म कहाँ आई कहाँ गई पता नहीं चला, चूंकि 2 लाइन में तो सर एक सीन सुना के मैं आपको इंप्रेस कर दूं, लेकिन वो एक सीन होगा बस, जो 5 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में खत्म हो गया। 2 घंटे में तो जादू हुई हो सकता है, जो समधन का झुमकार वो जो चलता है ना जब, तो आदमी हिलता नहीं है। अब उसको बताया नहीं जा सकता है समधन के झुमके पे आदमी कैसे बैठेगा जब हम आपके हम कौन में बजना शुरू होता है। क्या सही बात। तो फिर है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो हम मुद्दा असल में ना अमित जी, जो आप जिस बात को कह रहे हैं कि वो हीरो गढ़ते हैं, वो 2 अलग अलग धाराओं के लेखन की बात है। एक वो जनप्रिय साहित्य की बात है जहां पे लेखक को अगर वो हीरो नहीं गढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ
दुष्यंत आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले हिंदी शायरों में से एक है। लेकिन उनको उस वक्त किसी ने हीरो नहीं बनाया, और वो वक्त भी ऐसा था कमाल का कि काम कर रहे थे वो रेडियो में और लिख रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ और इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन उनको युवाओं के दिलों की धड़कन वो बने अपनी लेखनी की वजह से। सर असली खेल वही होता है। लेकिन कुछ लोगों को तो पब्लिशर्स ने हीरो बनाया है। तो मैं आपको बताता हूँ, उसका माइनस पॉइंट भी बता रहा हूँ मैं आपको। हमने सिर्फ एक लेखक के तौर पे नहीं देखना चाहिए, सामने प्रकाशक के पॉइंट से भी देखना चाहिए। मेरे ऐसे कितने मित्र हैं जिन्होंने प्रकाशकों ने हीरो बनाया जिन्हें, और वो जैसे हीरो बनते थे, मतलब पैसा उन्होंने लगाया। आज स्ट्रगल, आज केशव जी के, आज केशव जी अच्छे राइटर है, मैंने पढ़ा किया, यानी अगर मैं एक प्रकाशक हूं और कल को मैंने इनके ऊपर पैसा लगाया सब किया, और जैसी जब तक इनकी बुक नहीं चल रही है तब तक ये मेरे साथ है। जैसी एक किताब हिट हुई, इनके पास 10 जगह से ऑफर आने शुरू होते हैं, ये फौरन भाग जाते हैं पैसे के चक्कर में। ये बात तो प्रकाशक ने, सर मैंने बहुत जीवन देखा, तो बहुत प्रकाशकों ने क्या किया इसके लिए, जो हमें खुद खराब लगता है घोस्ट राइटिंग, लेकिन प्रकाशकों ने मजबूरी में घोस्ट राइटिंग अपने नाम खड़े कर दी। तो वो अपने नाम खड़े कर दिए और उसमें वो फिर राइटरों से लिखाते थे कि तुम इस नाम से लिखो। तो उससे उसको हम जब अगर सिर्फ ये पहलू देखते हैं कि हम तो हमें ऐसा लगता है हम शोषण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हम शोषण का शिकार होने के पीछे भी रीजन थे। सर मेरे कितने दोस्त हैं जो बड़े प्रकाश लेखक हैं जिन्होंने कई लाख रुपए प्रकाशकों के खा गए, गायब, कि एडवांस पैसे उठाए सब। हमें कई बार लगता है हमें रॉयल्टी बहुत अच्छी दी जाती है। अभी मुझे एक बड़े प्रकाशन ने रॉयल्टी दी, एडवांस रॉयल्टी दी, मुझे फर्स्ट डे पता था कि मैं इनके जिंदगी में रिकवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सेल का भी अंदाज होता है। रिकवरी जो दे दिया उन्होंने स्टार्ट में दे देते पैसे, तो यानी बहुत हैवी अमाउंट दे देते हैं। लेकिन आपका तो ब्रांड इसलिए दे रहा है, आप ब्रांड को तो नहीं देते ना। जैसे अगर फिर एक बात समझो, एक ब्रांड और नए के बीच का स्ट्रगल भी है ना, नए और ब्रांड के बीच का स्ट्रगल भी है ना। अगर हर आप ये बोलो कि हर आप, मुझे भी पहले दिन तो नहीं दिया गया ना, मैंने भी 30 साल तक एक जगह खड़ा रहा, लिखता रहा, करता रहा, तो तभी तो ये सारी चीजें हुई। तो समय तो लगता है, और जरूरी नहीं है कि हर आदमी के भाग्य में ऐसा हो, ये भी एक सच बात है। डेस्टिनी प्ले बहुत बड़ी होती है। और वो प्रकाशक को आपकी वैल्यू उतनी दिखती है, इसीलिए उसने आपको दिया। सर रीजन मैं उसने क्यों दिया मैं वो बता सकता हूँ, उसके बताने उसका भी रीजन होता है कि क्यों दिया। जब हमारे शुरू से ये खेल चलता रहा है, जैसे हम नाम बने, हमें बिकने से ज्यादा पैसे मिलते थे हमेशा नाम बनने के बाद। ये सच है, हमें किसी ने हमारा 1 रुपया नहीं खाया, प्रकाशकों ने हमें ज्यादा पैसा दिया। क्यों दिया? वोट नहीं थे, नहीं डर नहीं था, वो बिजनेस है। डर ये कि आप और किसी के पास, वो तो एक सेकंड सर हम तब भी चले जाते जो ज्यादा पैसा देगा। उसका सिर्फ एक सिंपल रीजन है कि जब एक प्रकाशक कोई अपना सेट निकालता है, 4, 5, 6 किताबों का एक सेट निकालता है, तो उसमें 4 राइटर नए होते हैं या थोड़े कम बिकने वाले होते हैं, तो उनको बेचने के लिए उसे 1-2 थोड़े एस्टेब्लिश राइटर चाहिए होते हैं, तो उनकी चीजें मजबूत होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज पठान रिलीज होती है, जवान रिलीज होती है, तो यशराज 4 छोटी फिल्में भी बार्गेनिंग कर सकता है, करते हैं ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने ओटीटी से बोलेगा कि आपने ये जो 2 करोड़ में फिल्म बनी हुई है 10 करोड़ में लेनी पड़ेगी, तब आपको जवाब मिलेगी। तो ये शुरू से खेल चलता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल मिलता है, नाम का फल मिलता है, ब्रांडिंग का फल मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बड़ा मेहनत लगती है, और सिर्फ मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। अच्छा, आपका स्वयं का ही स्वयं प्रकाशन आप करते नहीं, मैंने तो शौकिया तौर पे किया, मेरा अच्छा प्रकाशन है, लेकिन मैं प्रकाशन में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि आज भी मेरे पास सारे बड़े पब्लिशर हैं। अच्छा, आज एक प्रकाशक से आप बनेंगे, एक प्रकाशक से आप नहीं करते? नहीं, स्वतंत्र। हाँ, मेरी अभी पेंगुइन से नई किताब आई थी, अभी 6 किताबों का मैंने वेस्टलैंड को दिया है, प्रतिलिपि वालों को। तो अभी मैं नई किताब लिख रहा हूँ, किसे दूंगा मुझे ही नहीं पता, जब आधी से ज्यादा कंप्लीट होगी कर लेंगे कि जिसे
मतलब ये है कि अमित जी जो स्टैब्लिश लेखक हैं, इनको तो निश्चित रूप से प्रकाशक से कोई शिकायत नहीं है, पैसा भी मिल रहा है, वो अच्छा मिल रहा है। मतलब शिकायत नए लेखकों को ही है। नहीं सर, नए लेखकों को नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में होंगे, इसमें लेखक वर्ड नहीं होना चाहिए। आप शॉप भी खोलते हैं ना, आप कल को साबुन बनाने का कारखाना भी खोलेंगे ना, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम होनी है क्योंकि आप नए हैं। हिंदुस्तान लीवर को वहां नहीं होगी प्रॉब्लम, समझो मेरी बात। तो एक एस्टैब्लिश होने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना हर आदमी को। लेखकों की क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो लिखना जानते हैं, दूसरा बोलना भी जानते हैं, एक मंच भी उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज की डेट में शौकिया राइटर भरे हुए हैं, जिनकी मैं लिख के दे दूं आपको 2-3 किताबों से बाद में किताबें नहीं आएंगी। किताबें लिखना आज फैशन बन गया है, कोई नहीं लिख रहा है, सब उनको लगता है मेरा फोटो पीछे छपे, ऊपर बड़ा सा नाम हो, तो ये फैशन है। तो ये जो फैशन बन गया है किताबें लिखना, ये 2-3 किताबें लिखने के बाद सर सब गायब हो जाती है। अच्छा, वो चूंकि बोलना भी जानते और लिखने का माध्यम भी उनके पास है, तो शिकायत भी करने लगते हैं वो। अब वो दूसरा कोई साबुन का जो कारखाना चला रहा है, वो बेचारे की बात तो मंच तक नहीं पहुंचेगी, उसकी कैसे पहुंचे? मंच ही हासिल नहीं है। ऐसे कोई प्रकाशक है जो उनका प्रकाशन बंद हो गया हो? कितने प्रकाशक, हमारे जितने प्रकाशक थे सब के प्रकाशन बंद हुए। और जैसा हम बोलते हैं कई बार कि प्रकाशक, देखो एक फर्क तो है, फिर मैं एक चीज बोलता हूँ बीच में बात कट कर जब इस मुद्दे का कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो प्रकाशक हैं और जो अभी बाहर से प्रकाशक आए हैं, जैसे पेंगुइन है या और हार्पर कॉलिंस है, ये ईमानदार प्रकाशक है जो बाहर के प्रकाशक है। मेरा अनुभव तो ये हुआ है कि रॉयल्टी वगैरह, और मुझे लगता है छोटे राइटरों को भी ईमानदारी से देते हैं। और जो यहाँ के प्रकाशक हैं, जो पुराने प्रकाशक हैं, वो ग्रोसरी शॉप की तरह चलाते हैं आज भी, तो वो हकीकत में रॉयल्टी खा जाते हैं जो हमारे इंडियन पब्लिशर हैं। और जो कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं बाहर के लोग हैं, जैसे अमेज़न कभी पैसा नहीं खाता। ऐसे विकी जी, मतलब विवेक जी, कल टाटा जो फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल था, वहाँ पर पेंगुइन का मुझे शॉप लगी थी, तो पेंगुइन और भी थे प्रोफेसर। तो मैंने कहा आप कौन है? तो बोले मैं सेल्स वाला, दूसरा बोले मार्केटिंग वाला। मतलब आप सही है कि उनके पास 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की, बहुत सिस्टमेटिक। अगर एक नया प्रकाशक आएगा उसके पास कहाँ से होगी? देखिए बात से छवि, अब वो बोले हमारा एडिटर, एक बार वो एडिटर पढ़ रहा है, उनके एडिटर पढ़ के क्या करेंगे? बचपन से आदत रही कि हमने किताब लिखी से पढ़े जाता है। पेंगुइन भारत की भाषाओं, तुम्हारा पब्लिशर को ही पढ़ेगा, पब्लिशर पढ़ने के लिए। अमित जी पेंगुइन भारत की भाषाओं में आया नहीं है? आया, हमारी हिंदी किताब आई है, कई भाषाओं में आ रहा है, कई भाषाओं में, मराठी सब में है। अरे पूरा इनका हार्पर कॉलिंस से सब है। हाँ, नहीं हार्पर ने हिंदी बंद कर दी वो, लेकिन सुरेंद्र मोहन पाठक का पूरा लिटरेचर उन्होंने छापा, रीब्रांडिंग करके और नए कवर करके। और ये क्या बोलते हैं, सुरेंद्र जी मेरे साथ में एक इवेंट में थे, तो वो शिकायत कर रहे थे कि यार इससे ज्यादा किताबें तो मेरी सामान्य मेरी दुनिया से अलग से बिका करती थी। मतलब पेंगुइन ने लिया तो मैंने सोचा खूब बिकेगी, उससे कम बिकी। ये पेंगुइन का थोड़ा सा है, जरा पढ़ देता हूँ जो मैं लाया हूँ। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, जिसे पहले पेंगुइन इंडिया के नाम से जाना जाता था, वैश्विक प्रकाशन घर पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी है। 1985 में पेंगुइन इंडिया के रूप में स्थापित यह महाद्वीप में सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा व्यापार प्रकाशक है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया क्लासिकल फिक्शन, आधुनिक जीवनिया, खेल, यात्रा, व्यवसाय और सचित बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित करता है। किताबें हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और उर्दू में उपलब्ध है। प्रकाशन ने डिजिटल युग को भी अपना लिया है और हर साल लगभग 2200 ई पुस्तक का योगदान देता है। देखिए क्या है, ये सब जो चीजें हैं ना इन लोगों की, ये तो कारपोरेट हाउस है, वो कारपोरेट की तरह डील करते हैं। लेकिन ये जो बनिया और पंसारी की दुकानों की तरह जो काम करने वाले हैं ना, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मैंने वही चीज अपने जब बात करी थी तब मैंने यही बताया।
कि वहां पर जब आप अपनी कोई कंटेंट भेजते हैं तो वो लोग अगर 3 महीना या 6 महीने का उनका विंडो है तो उतने समय में वो देख करके और आपको बता देंगे कि हम ये छापेंगे या नहीं छापेंगे। अगर हम छापेंगे तो एज इट इज हम छापेंगे या इसमें सर्टन आपको चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस भी वो आपसे करवाते हैं या उनके एडिटर सजेस्ट करते हैं कि ये चेंजेस कीजिए, वो आपको करने होते हैं। तो ये एक तरीका है, ये सलीका है काम करने का, जो हमारे लोगों को भारत के जो हमारे प्रकाशक हैं, और मैं सिर्फ हिंदी प्रकाशकों की या भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं साथ ही साथ में अंग्रेजी के भी जो भारतीय प्रकाशक हैं उनके बारे में भी कह रहा हूं, उनको भी सीखना पड़ेगा इनसे। मैंने कहा ना कि ना आप ब्रांडिंग करते हैं, ना आप लेखक को लेखक बनाते हैं, ना उसको नया हीरो बनाते हैं, उसके पीछे का जो तकलीफ है वो यहाँ है। इनका जो फील्ड है उस फील्ड की बहुत खूबसूरत बात यही है कि वहां पर पूरा का पूरा खेल जो है ना बल्क में चलता है, और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के ऊपर वो चीज आती है और छा जाती है। ठीक है, लेकिन वो छा जाती है। जैसे अब आपका नाम हो गया तो आपके नाम से भी घोस्ट राइटिंग होती होगी? नहीं, अच्छा, देखो ऐसे ऑफर बहुत आते हैं लोगों के पास। अच्छा, आते हैं। जब आप ब्रांड बन जाते हैं हाँ। तो आपके पास बहुत तरह के ऑफर होते हैं जो आदमी सोच भी कि नहीं मैं आपके लिए लिखूं, जो आदमी सोच भी नहीं सकता। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो एक तो बता ऐसे वो जो होता है ना, देखिए लेखक बहुत बड़ा, सिर्फ एक लेखक जैसे हम समझते हैं ना, छोटा सा शब्द सुनने में लगता है, आज बहुत बड़ा गेम बन चुका है जो राइटिंग है। लेकिन जैसे आज हमें ऑडियो बहुत बड़ी मार्केट दिखाई देती है, मेरी आज सब और बड़े प्लेटफॉर्म पे किताबें हैं और सबने बहुत अच्छा पैसा दिया, बहुत ज्यादा अच्छा पैसा दिया। बल्कि शुरू में तो मुझे ये लगता था यार ये ऑडियो से भी इतना पैसा कैसे कमाएंगे जो मुझे पैसा देके जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अलग अलग जगह से आपके पास पैसा आता है, लेकिन ये ब्रांड बनने की जरूरत होती है भाई। वो तो हर फील्ड में आपको ब्रांड बनने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि शॉप ओपन करते आपके काम शुरू हो जाएगा, और जरूरी नहीं है कि आप ब्रांड बन भी जाएंगे। तो और सिर्फ मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। कितने मैंने मार्केटिंग वाले राइटर देखे जो अभी घूमते, कुछ ऐसा होता है फेस्टिवल्स में घूम रहे हैं, समझिए 2 साल बाद कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि सिर्फ घूमने से कुछ नहीं होता। हम कहीं नहीं घूमे, कभी कोई बुक लॉन्च नहीं हुई, कभी कुछ नहीं किया। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बुक लॉन्च, पहली किताब लिखी, बुक लॉन्च कर रहा था, उसने मुझे भी इनवाइट किया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये जो यहाँ पे 100-50 लोग तुमने बुला लिए अपने दोस्त सर्कल, इससे होना क्या है? ये बुक लॉन्च, एक आदमी किताब हाथ में लेके खड़ा हो गया 2-4-5 लोगों को आप बोलेंगे, अखबार वालों को, कि आप हमारी किताबों के कुछ रिव्यू छाप दीजिए, यही होता है। वो इंसल्टिंग और लगता है कि किसी अखबार वाले को बोलना, अखबार वाला बोलता मैं छापूंगा नहीं छापूंगा, समझे? वो तो उसमें लेना देना नहीं है। सही सर्विस का मोटो। हाँ, वो आपने अच्छा काम करें, बार बार अच्छा काम करें, इतनी मेहनत आप लिखने में करें, दूसरी किताब लिखने में करें, तीसरी किताब, सर 5-10 किताब के बाद आपको पहचान मिलने लगेगी अगर अच्छा काम है। और इनसे कुछ नहीं होगा। हमने तो कभी कुछ नहीं किया। हमारे वेद प्रकाश शर्मा हो, सुरेंद्र मोहन पाठक हो, कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अभी लोग फेस्टिवल्स में बुलाने लगे हैं, अभी इस तरह के कुछ आयोजन होने लगे जैसे यहाँ बैठ के हम बोल रहे हैं। तो पहले तो हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, और अभी तो हमें खेल लगने लगा है कि आओ किताबें तो बहुत लिख ली, थोड़ा खेल भी ले, मार्केटिंग का गेम भी खेल लेते हैं। आपके रिव्यू का तो एक पूरा का पूरा पेज हम लोग निकालते थे नवभारत टाइम्स में, वहाँ वो यहाँ लेते थे कि नहीं लेते थे? यहाँ अलग से यहाँ अलग से आता था। वहाँ हम लोग एक पेज पूरा सभी अखबारों में तमाम छपाई करता था, किताबें, हाँ किताबें या समीक्षा या किसी भी नाम मंगाने का चक्कर है वो, उस बहाने 20 मैं आपको एक बड़े न्यूज चैनल की बात बता रहा हूँ, मुझसे पेंगुइन वालों ने बोला, उन्होंने बहुत बड़े न्यूज चैनल के पास, वो उनका मार्केटिंग टीम काम करती है कि कुछ रिपोर्टर्स होते हैं उनको किताबें भेज दी, कुछ न्यूज चैनल्स होते हैं उनको किताबें भेज दी, तो ताकि रिव्यू आ जाए। अच्छा है उससे। अच्छा, उस चक्कर में क्या हुआ, कई जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं वो मेरे दोस्त बन गए, क्योंकि उनको क्या आपने बात करनी हो तो आप उससे बात कर लेना, उनको कॉल वॉल किया है। लेकिन उनमें बड़ा न्यूज चैनल ऐसा था, उनका एक एडिटर था। अच्छा, हम सिर्फ एंजॉय करते हैं, हम कभी
नाराजगी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है ये जितने बड़े न्यूज चैनल हैं, जितने बड़े अखबार हैं, छपने से कुछ नहीं होता। सभी उसमें जो किताब की समीक्षा 8-10 लाइन में लिख देंगे। मेन वही है कि उनको इस बहाने 20 किताब मिल गई। मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। 2 किताब की समीक्षा छपती सर, उनका पता है उनका क्या था, भी मिली बस। उस न्यूज चैनल के एडिटर ने पेंगुइन वालों को क्या बोला कि किताब जबकि बहुत इशू की बेस किताब थी, लेकिन नाम मेरा था उसके पीछे, एक जासूसी राइटर का। ये नायिका मैंने किताब लिखी है जो एक लड़की की कहानी है, तो बड़ा इशू बेस्ड सब्जेक्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। तो न्यूज चैनल वाले उनके एडिटर को बोलते हैं हम ऐसी किताबें नहीं पढ़ते। तो वो पेंगुइन के जो एडिटर है उसने मुझे फोन किया, अरे ऐसा ऐसा बोला। मैंने कहा आपके लिए शॉपिंग होगा, मैंने कहा अगर आपकी जगह मैं बैठा होता मैं तो भेजता भी। मैंने कहा वो हमें कम समझते, हम उन्हें कम समझते। अच्छा, फिर बाद में वो उनका वही एडिटर, वही उनकी पूरी टीम संपर्क में आए, किसी अलग आयोजन के लिए इनविटेशन था, तो मैंने उसको भी एंजॉय किया, यानी उनको बोला भी होगा ये सब खेल है, असली चीज है कि आप काम अच्छा करें और अपने किसी भी क्षेत्र में है ब्रांड बने। अच्छा, कई प्रकाशक के अपने अपने लेखक होते हैं, ऐसे ही आप भी कई प्रकाशकों के साथ हैं, तो जो नए प्रकाशक से आप जुड़ते हैं या वो आपको ऑफर देते हैं, तो कुछ शर्तों में आप कुछ बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि नहीं मेरी शर्तें वहाँ ऐसी थी, यहाँ ऐसी होना चाहिए? नहीं, देखो अभी तो हमारे पास सारी चीजें ऐसी हैं कि उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी शायद बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि राइट उनके हाथ में चलेगा, हम फिल्म भी बेच सकते हो, हम किसी के लिए भी काम कर रहे हो, राइट टोटल हमारे हाथ में, कुछ भी उनके हाथ में नहीं होता। इवन सेकंड और थर्ड प्रिंट का राइट भी आसानी से नहीं होता, तो और रॉयल्टी पहले से मिल जाती, तो कोई इशू होता नहीं उसमें। तो अभी क्या है, कोई और एक ही पुस्तक का होता है? हाँ, एक ही पुस्तक का, ये नहीं क्या नहीं, ये सब हम बचपन में किया था जब हम 20, 22, 25 साल के थे। हमारे थे प्रकाशक थे जिन्होंने बोला भाई 5 साल तक तुमने हमारे लिए लिखना है। हाँ, तो हम आपको, उन्होंने एक साथ जो मुझे मार्केट प्राइस मिलती थी उसके एकदम डबल प्राइस दी, और उन्होंने 4 किताबों के एडवांस पैसे दिए, और बोले लेकिन शर्त यही है 5 साल तक आप हमारे यहाँ लिखोगे। मैं वो डर क्या बात, क्योंकि जो मार्केट प्राइस सीधे डबल प्राइस और 4 किताबों के एडवांस रॉयल्टी। मगर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको लिखा है, जैसे वो है उनका संहिता वगैरह मैगजीन है, उसको कोई कविता की छपी है तो कॉपीराइट उनके पास है, उसमें लिखा रहता है कि आप उनकी अनुमति के बिना न किसी को दे सकते हैं न कहीं यूज कर। कविता अलग विषय हो गया। ये जो फिल्म समीक्षक है उसका भी जवाब टाइम्स ऑफ इंडिया के, लेकिन कानून क्या कहता यहाँ है? जो थे कानून- आइल मोहम्मद ने क्या किया कि फिल्म समीक्षा जितनी लिखी थी उन्होंने अपने जमाने में, उसका बुक बनाया उन्होंने, और वो छपाने जा रहे थे, ये समीर जैन को पता चला, उन्हें रोक दिया, कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका छपा है तो उसमें अधिकार है हमारा। टाइम्स की संपत्ति हो गई अब। नहीं, वो 2 चीजें अलग अलग है। 1 मिनट, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। इफ इट इज लिटरेचर का जो वो होता है वो अखबार के पास राइट्स नहीं होता, मैगजीन के पास। अगर समीक्षा या कोई भी चीज लिखी है और वहां के एम्प्लॉय होने के नाते लिखी है तो उसके राइट्स उनके होते हैं। लेकिन अगर मैंने फ्रीलांस एक कहानी भेजी है और वो अखबार ने उससे छापी है तो आईपीआर के तहत वो चीज जो है वो मेरी ही होगी। अच्छा, फ्रीलांसर की होगी वो लेखी छपाओ तो आपको एक चीज बताऊं, बिल्कुल थोड़ा सा संशोधन है जो विवेक जी बहुत अच्छा बात नहीं, उसमें क्योंकि मेरी जो कहानियां कहानियां तो नहीं जुड़ेगी मुझे लगता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कहानियां हैं, अभी भी मैं कोई नई कहानी लिखता हूँ तो मेरा मनोहर जो दिल्ली प्रेस वाले हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, जो मालिक है, तो मैं क्या करता हूँ, दिवेशनाथ जो के जो विश्वनाथ थे पहले, हाँ, परेशनाथ और मैगजीन में लिखा है कि इसमें छपी हुई हर रचना है। तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, और उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ वो भी बता रहा हूँ। तो मेरी बहुत कहानियां अभी मनोहर कहानियां वुमेन सिरा इंग्लिश मैगजीन में छपती है,
मनोरंजन तो उनका नहीं है, मनोरंजन कहानियां भी उन्हीं का मित्र प्रकाशन का था। मित्र प्रकाशन से सारे राइट दिल्ली प्रेस ने ले लिया, तो अभी पूरा कंट्रोल दिल्ली प्रेस का है। मैं उन्हें कहानी भेजता हूं, उनका चेक आता है, चेक एक देखिए वहां से एक लेटर आपके नाम आएगा, उस लेटर में साफ साफ लिखा रहता है कि इस कहानी के समस्त अधिकार उनके पास है। मैं कभी उसे साइन नहीं करता और कभी उनका चेक नहीं लेता। तो वो क्या है कि आप फिर उस कॉपीराइट के दायरे से बाहर होते हैं। मैंने उनको पहले दिन ही बोल दिया था, मैंने कहा देखिए, चूंकि उन्होंने बोला आप कोई कहानी लिखे कुछ भी करें, मैंने कहा देखिए ये मित्रतापूर्ण ढंग से मैं काम करूंगा। हालांकि उसमें एक व्यवसायिक दिमाग था कि मैं कुछ पैसा नहीं लूंगा आपसे, आपका काम भी होगा। अच्छा जब पैसा नहीं लूंगा तो सर मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। हमारे लिए कहानी की बहुत कीमत है, वो सिर्फ अखबार में छप के उनकी नहीं हो सकती। मगर वो छापने के पहले ये एग्रीमेंट होता तो बात हाँ, ये आप नहीं करते। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते अंडर कॉपीराइट एक्ट बिल्कुल क्लियर है जी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी के यहाँ पर सर्विस करते हुए या जॉब के नाते किया हुआ काम है, उसके राइट्स उनके होते हैं। फ्रीलांस भेजा हुआ कोई भी काम किसी भी चिट्ठी के कारण उनका नहीं होता, उसके राइट्स तो आप ही कह रहे हैं कि भले वो कोई भी चिट्ठी में साइन लेकिन कर। विवेक जी उसमें क्या इशू होता है, सही बोल रहे हैं बिल्कुल आप, कि एक लेखक फिर कहाँ कानूनी पचड़ों में पड़ेगा अगर सामने से वो मैं पहले ही बोल चुका हाँ। कि वो लड़ता झगड़ता नहीं, लेकिन उसके बाद में भी अगर जैसे मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने इतने सालों तक जनसत्ता में लिखा, उन्हीं सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा और नया रिसर्च लेकर के मैंने 3 किताबें 4 किताबें बनाई। अच्छा, रोक ले कोई रोक सके हाँ नहीं वो तो बात मुद्दा वो है खालिद कि मोहम्मद नौकरी करते थे इसलिए वो नौकरी की हमने वहां पे कॉलम है, ऑफिस है। जो खालिद जी का है वो कॉलम है। पेपर पे न्यूज रिपोर्टिंग वो सब चीजें उनकी हो कहानी अभी जैसा किया। कम उम्र में जब हमने नॉवल लिखे तो हमें कॉपीराइट की वैल्यू नहीं पता थी। तो हाँ नहीं एज क्या शौक था और नाम से छप रहे थे, जो बोलते थे हम फॉर्म भर देते थे। हमें तो पता ही नहीं था हम इससे इतना पैसा भी कमाने लगेंगे, एक दिन ब्रांड भी बन जाएंगे, तो हम भर देते थे। अभी जब कुछ साल पहले हमें समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत गलत काम हो गया है जो हमने 20-22 साल की उम्र में कर दिया, तो हमने बहुत सारी किताबें के टोटल कॉपीराइट उनको लिखे हुए थे। अब उसके बावजूद एक नया एक्ट निकल आया, फिर एक्ट निकल आया कि 90 या 95 से पहले अगर आपने कॉपीराइट लिख करके दिए हुए हैं किसी को, तो उसके बावजूद भी वो राइट आपके पास है। एक टाइम पीरियड का एक एक्ट निकल के आया। तो हमारे एक मित्र हैं राइटर, उनके भी कुछ कॉपीराइट उनके पास थे और हमारे प्रकाशकों के पास, तो उन्होंने उन पर केस कर दिया कि राइट ये मेरे हो गए। लेकिन उस चीज को भी मैंने कैसे हैंडल किया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा लॉयर किया, मेरे दोस्त ने राइटर में, जिसमें उसने 8-10 लाख रुपए खर्च किए, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, जबकि कानून ये बना हुआ है। क्योंकि उसमें भी वो अलग अलग पेचीदियां निकाल लेते हैं प्रकाशक, उसको मैंने अलग तरह से ऐसे हैंडल किया। मैं अपने प्रकाशकों के साथ बैठा, मैंने बोला, मैंने कहा देखो कानूनी तौर पे तो अब इन किताबों के राइट मेरे पास है, लेकिन हम झगड़े में नहीं जाते। मैं कोई केस करूं, नोटिस भेजूं, उससे बेटर ये है कि मैं जो कानून पे पैसे खर्च कर रहा हूं वो आप उससे पैसे ले लो। मैंने उन्हें एक अच्छी खासी ऑफर दी, वो भी समझदार थे, उन्होंने लिख के मुझे सारे राइट दे दिए। तो अल्टीमेट झगड़े से बात नहीं बनती। सही बात है। आज मेरी जितनी 100 से ज्यादा जो किताब है सबका मालिक मैं हूं, सारे अधिकार मेरे पास है। तो कई बार प्रकाशक और लेखक का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के बिना होगा नहीं, चलेगा नहीं। तो ये मिलजुल के काम करना आगे। अच्छा विवेक जी, ये कई पुस्तकें जो सरकारी प्रतिबंध लगा देती है उस पर, ऐसा कुछ उदाहरण? बहुत सारी किताबें हैं ऐसे जिनके ऊपर सरकारी तौर पर पाबंदियां आई हैं, और अंग्रेजों के वक्त में तो बहुत ज्यादा ये रैम्पेंट था। सोझे वतन प्रेमचंद जी के, मतलब क्रांति की जो है वो 2 किताबें या 5 किताबें हैं, उनकी वो तो उनकी PDF जो है मैंने भी हासिल की है अभी पिछले कुछ दिनों में।
तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके ऊपर बैन लगते हैं, और मजेदार बात यह है कि जब इन किताबों पर बैन लगता है वो किताबें ज्यादा बिकती हैं, क्योंकि ऐसा क्या है उसमें कि इसके ऊपर सरकार ने पाबंदी लगाई, इसलिए वो और ज्यादा बिकता है। तो प्रकाशक भी वो कमाल के शातिर होते हैं, वो उसकी जो है अतिरिक्त प्रतियां छाप करके और दुकानों तक पहुंचवा देते हैं। तो ये एक अलग ही पूरा खेल है। शर्मा जी, राजनीतिकों की जो पुस्तकें निकलती हैं और बाद में वो चर्चा भी होती है, विवाद भी होता है, तो उनके परिवार से तो अनुमति ली जाती है। असल में क्या है कि जैसे आप किसी की जीवनी अगर लिखते हैं तो इसमें अनुमति आपको लेने की जरूरत नहीं। अच्छा। लेकिन एक बार वो कहते हैं प्रकाशक कि आपने जो लिखा वो एक बार आप डिस्कस कर लीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्री अगर किसी पर आप बनाते हैं तो पहले परमिशन उससे लेना है, और उसके बाद वो देख के वो कहेंगे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे अभी कंगना ने इमरजेंसी बनाई तो राहुल गांधी से परमिशन ली होगी? बिल्कुल। तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं तो क्यों नहीं, आप मतलब सिर्फ किताब के मामले में किसी परमिशन की जरूरत नहीं। सिर्फ जीवनी अगर किसी की आप लिखते हैं और बाद में जिंदा है तो आपको एक बार उससे अदर फिक्शन हो जाता है। आप फिल्म बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो परमिशन का मतलब है कि वो सारे तथ्य सही है, देख ले वो फिक्शन हो जाता है ना कि सही है, गलत तो नहीं लिखा कुछ आपने। कई फिल्म आज किशोर कुमार की फिल्म इसी चक्कर में अटकी पड़ी है ना, 11-12 साल से अटकी पड़ी है। नहीं, लेकिन जिस तरह किशोर कुमार पर किसी ने बनाई है। सुनिए, एक इस मामले में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को भी किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर फिल्म बनानी है, किताब लिखनी है, राइट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरे पास आइए, मैं करवा दूंगा। जय हो। उसका कारण है भारत देश में जो कानून है और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने कुछ इतने खूबसूरत जजमेंट्स दिए हैं इन चीजों के मुताबिक कि यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके लिए ये पाबंदी आयद हो रही है कि नहीं साहब आप मुझसे बिना पूछे नहीं कर सकते, तो उससे बचाव करने का तरीका वहां पर मौजूद है। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हुए हैं कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष पर लिख सकते हैं, लेकिन आप उसकी जिंदगी के वो निजी पलों के बारे में नहीं लिखेंगे, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है आप सब लिख लो, आप उसको रोक नहीं सकते। मतलब मैं खुद भी चाहूंगा तो नहीं रोक सकता। किताबें रखी जाती है ना, आज जितने फिल्म स्टार्स हैं सब हैं, तो उसमें भी लेखक कुछ कल्पनाएं भी जोड़ता होगा, ऐसा नहीं, अगर उसने गलत चीज जोड़ दी है और उसने कुछ ऐसा खड़ा चढ़ाकर या वो गलत लिखा हुआ है तो वो क्लेम बन जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। या तो उसको लिखना पड़ेगा कि काल्पनिक है, वो संदर्भ कहाँ से लिए उसका वो काल्पनिक है, फिर लिखना पड़ता है उसके लिए कि ये काल्पनिक कथानक है। लेकिन जिसमें सत्य है, जैसे कि आप एक किताब लिख रहे हैं जो कि मैं बहुत खुले तौर पर अगर ये बात कहूं तो जैसे मैंने जब मुंबई और मुंबई रिटर्न्स लिखी तो मैंने उसमें लिखा कि ये सत्य दस्तावेज है, इसलिए क्योंकि उसमें तारीख, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष का नाम, सारी एक्टिविटी, वो सब रियल टाइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है। जबकि मेरे ही एक काउंटर पार्ट, मेरे एक मित्र हैं जो कि अंडरवर्ल्ड पे ही किताबें लिखते हैं, उनकी हर किताब के अंदर नाम सारे के सारे वही पात्रों के होते हैं, लगभग जगहों के नाम होते हैं, लेकिन उसके अंदर डिस्क्लेमर छपा होता है कि ये काल्पनिक है। कोई प्रकाशक वगैरह कभी जेल में गया? हाँ, काफी होता है, पकड़े जाते हैं। और जो चंद्रशेखर जब जिंदा थे 75 के हुए, तो हम 3-4 पत्रकारों को उन्होंने बुलाया कि मैं बोलूंगा, आप लोग तैयार कीजिए। तो मुझको कहा कि आप, तो मैं उनकी जीवनी मैंने तैयार की है, जीवन जैसा जिया वो इमेजन पर वगैरह हुई है। तो वो पूरा लिख लेने के बाद जब वो बोलते गए, उसको लिखते हम गए। अब असल वो है कि 100 सवाल हमने तैयार किए और उनसे जवाब पूछा और उससे जीवनी बना। एक अच्छा प्रोसेस था ये। जब जीवनी बन के आई तो जो छपने जा रही थी तो एकदम से कहीं विदेश में थे, उन्होंने कैसे न कैसे रोका, कहा कि मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक ये छपने नहीं जाएगा। उसके बाद मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, कुछ प्रसंग उन्होंने काट दिए उसमें से जो बोल गए। बहुत केस होते हैं, बहुत केस होते हैं पब्लिशर्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, और जो आदमी बहुत ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना चाहते
थोड़ा बच के रहते हैं। तो मुस्तफा जी को भी सुन लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंडित मुस्तफा आरिफ। जी आप सबको नमस्कार। आज का दिन तो मुझे फेसबुक के माध्यम से जब मैंने विवेक को देखा और केशव को देखा तो उनका नंबर ढूंढा और बातचीत से मैंने ये कहा था कि आज मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ और दर्शक के बगैर हाजिर रहूँगा। आप वरिष्ठ पत्रकार लेखक हैं तो आपके अनुभव में तो क्या है कि यहाँ मुझे 70 साल की उम्र हो गई, मैं 35+35 ही कहता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं हाजिर हुआ, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। खान जी से सुनने को मिला, गुप्तन जी से सुनने को मिला, गुप्तनदानी जी से, सतीश भाई ने भी बोला, तो मुझे कुछ आज अनुभव हुआ। कुछ ये आपका एक आर्टिकल टाइम संडे टाइम्स में छपा था मुंबई में, तो अभी मैंने इनके बारे में जहाँ तक प्रकाशन की बात है, किताबों से जुड़ने की बात है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा किताबें नहीं आई जितनी अमित जी की आई है। अमित जी का तो पूरा खान ही खान, पूरी खदान ही है। खान मतलब गुजराती में खदान, तो उनके बाद तो खान ही है पूरी। और मेरे पास पहली किताब तो एक वैसे ही मैंने कुछ पैसे दे के साहित्य हिंदी साहित्य निकेतन से छपवाई थी, जिसकी 100 प्रतियां उन्होंने मुझे दी। दूसरी किताब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में जुड़ा रहा, वही पंडित जी कहते थे मुझे। और वैसे महाकाल मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से जुड़ा रहा तो पंडित और परशुराम श्री की उपाधि है वहाँ से, ये सब अलग बातें हैं। तो वो जो किताब अटल जी वाली आई, उसका प्रकाशक में खुद था, स्वप्रकाशित था, और एक प्रकाशन मैंने बनाया था बापजी मीडिया, उसके लेवल पे मैंने उसको छापी थी। तो उसमें जो भी कुछ कमाई हुई, क्योंकि अटल जी पे लिखी हुई थी 15 अगस्त 2003 से, उनके बर्थडे होता है 25 दिसंबर 2003 तक 131 दिन होते हैं। 131 दिन तक मैं रोज एक कविता लिखता था उनके नाम पर, वो छपती थी। और 131 दिन की कविताओं का संकलन था धरती पर है अटल महान। वो किताब अच्छी चली। अब चूंकि सरकार उसे प्रायोजित थी तो उसका प्रकाशक भी मैं था, मेरी कंपनी ने प्रकाशित किया था। और अभी जो मैंने काम किया है वो मैंने कुरान शरीफ पर आधारित हिंदी में 10,000 पदों की ईश स्तुति लिखी है, 18 अध्याय ईश स्तुति। उसका अनुभव मेरा ये रहा कि जब मैंने 1000 पद लिखे थे तो एक म्यूजिक कंपनी ने मुझे आमंत्रित किया। उनके कुछ म्यूजिक डायरेक्टर भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझसे गायन सुना, मैंने उसको गाया। गाने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो है गाना तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू आपके नाम की नहीं है, तो आपको जो है किसी न किसी आपको किसी और से गवाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर कौन गाएगा? तो खुदा गवाह के हाफिज जो थे वो मेरे लिए गाने को तैयार हो गए। लेकिन फिर मुझे बताया किसी ने बताया कि ये बड़ी दुकान है, यहाँ आपने अपना काम दे दिया, ये जो कुरान शरीफ पर आधारित काम है, पहली बात है भक्ति का काम है। अगर आपने इनको भेज दिया तो इस जिंदगी में तो आप इनसे कुछ भी नहीं ले पाएंगे। उस टाइम मेरे 1000 पद ही लिखे गए थे। फिर एक और दोस्त मिले मेरे, उन्होंने मुझे भूषण कुमार जी का मोबाइल नंबर दे दिया। पहले जो बड़े जो कुमार जी थे, क्या नाम था उनका? गुलशन कुमार नहीं, हाँ गुलशन कुमार जी। और अनुराधा पोड़वाल उज्जैन में मेरे घर दोनों आते थे। मैंने उनका परिचय देते हुए भूषण कुमार जी से बातचीत की तो चेन्नई में थे। बोले यार काम तो आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा करो मैं ईमेल भेज रहा हूँ और आपकी टिकट भेज, आप इमीडिएट चेन्नई आ जाओ। इस बीच ईश्वर के काम है तो ईश्वर अपने काम को संभालता है। तो फिर ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि फिर आप एक जगह से छूट के फिर दूसरी जगह जा रहे हो, रॉयल्टी दूसरी जगह दो जगह नहीं मिलेगी, आपकी किताब भी चली जाएगी। अब मैंने उसके लिए अपना एक ट्रस्ट बनाया है। तो किताब का प्रकाशन 4, अभी 10,000 पद का प्रकाशन 4 स्कॉलर्स मिलके उसकी डिजिटल काम पे काम कर रहे हैं। और वो काम होने के बाद इसको किंडल पे जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो जनवरी फरवरी में प्रधानमंत्री से मैंने निवेदन किया इसका लोकार्पण करने का, वो लोकार्पण करेंगे। तो मेरा अनुभव आज कुछ सीखने को मिला।
मुझे ब्रांडिंग के बारे में आज पता, मुझे ये जो ये कमी वैसी ये मालूम नहीं थी। अभी लोकल वाक विवेक जी की बात का है, ये रहा लेके मैं ओढ़ू बिछाऊं या लपेटूं क्या करूं। और इससे संपर्क कीजिए हाँ, मार्केटिंग के लिए। मैं इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करो। हाँ बस लेके मैं ओढ़ू बिछाऊं क्या, लेके मैं ओढ़ू बिछाऊं या लपेटूं क्या करूं, रूखी सूखी फीकी फाकी मेहरबानी आपकी। तो ये प्रकाशकों के चक्कर में उन्होंने सब छोड़ दिया है। और अब मुझे कुछ यहाँ अच्छे मित्र दिखे ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अमित भाई भी मिले और उनके पीछे खान भी है और मैं कुरान शरीफ पे काम कर रहा हूँ। और मेरे बहुत अच्छे एडवाइस, अच्छे मेरे मार्गदर्शक है रामचंद्र खान, आपने नाम सुना हो। रामचंद्र खान बिहार के डीजीपी वो मेरा परिवार है। वो भी उषा जी भी और वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी गाइड करते हैं। इस स्तुति मेरे साथ यात्रा कर रहे थे तो मैंने कहा भैया इसका नाम क्या रखें। उस टाइम मैंने इसका नाम कुछ ऐसा ही लिखा था। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि ये ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर स्तुति। टोटल काम हिंदी में आप इसका नाम ईश्वर प्रेरणा रखें। तो तब मैंने उनके सुझाव से इस काम का ईश्वर प्रेरणा 4 अप्रैल 2008 को शुरू किया था। 1 फरवरी 2017 को 9 साल में मैंने 10,000 पर पूरे किए। अब इतने इनाउंस जो मैं भक्ति वाला आदमी हूँ, जो यहाँ मार्केटिंग की बातें चल रही है उतनी तो मेरे दिमाग में आती नहीं, लेकिन हाँ कुछ न कुछ मुझे यहाँ आने से मिला है। तो मैं भाई केशव का मेरा बहुत उज्जैन के हैं मेरे, जो समझो के बचपन के मित्र हैं। पर बरसों से हम जब उज्जैन में थे तब भी और यहाँ तो अब पहली बार उनको देख के मैं इनसे जुड़ा हूँ। कोई सर 4 लाइनें सुनाइए उसकी जो लिखी है आपने, उनकी 4 लाइनें। हाँ तो मैं 10,000 अच्छा, इसमें क्या हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे कहा कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, हम इसको लेखन में नहीं ले सकते, आपको 10,000 पद गाने पड़ेंगे। 10,000 पद गाने में 200 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसा चैलेंज मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ 5, 10, 15 पद हो तो गाने की बात कर सकते। तो ऐसा था कि अब इसका संदर्भ भी बता दूँ कि मैंने 1973 से लिखने की कोशिश कर रहा था। 20-25 साल में 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाया, क्योंकि ईश्वर का काम ईश्वर की मर्जी से चलता है। जब मैं कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते एक मकाम पाया, समझ के समझे बिना कुरान शरीफ पर नहीं पढ़ता, ईश्वर ने मुझे वहां गति दे दी और शब्द यूं बने, आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर तेरा कोई पार नहीं। एक है तू एक है, अल अस्माउल हुस्ना नाम है तेरे सुंदर सुंदर। रात दिन जपते हैं इनको, महकते हैं सारा मंजर। जमीन और आसमान में सारे सुमिरन करते ध्यान लगाकर, तेरे नाम को दिल में बसाना जाएगा बेकार नहीं। एक है तू एक है, ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर तेरा कोई पार नहीं। एक है तू एक है, कोई पैदा कर न पाया, कोई रचना रच न पाया, अपने ही हाथों से तूने सारी दुनिया को बनाया। फयकुन कह देता है, सिर्फ कह देता है हो जा, रूप ले लेती है काया। तू बनाए तू बिगाड़े, तू रचनाकार नहीं। एक है तू एक है, ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर तेरा कोई पार नहीं। एक है तू एक है, झगड़े और फसाद से हमको हरदम नफरत करना है। मानवता का ध्वज थाम कर प्रेम सभी से करना है। एकमात्र संदेश यही है,
तुझसे सबको डरना है, आतंक का बंदों से तेरे कोई सरोकार नहीं, एक रे तू एक रे, ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर। दो बंद और सुनाऊंगा, उनके बाद क्योंकि लंबा कॉपीराइट वाला मामला तो 10,000 पद कॉपीराइट है। 10,000 पद गाने में 200 घंटे लगेंगे, तो आप सबको 200 घंटे बैठना पड़ेगा। कितने सेकंड ये कैसा जेहाद